हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। ठीक है, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होगी वह होगा उत्तर मेघ का सामान्य परिचय, यानी उत्तर जो मेघ है उसके सामान्य कथानक को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि जो कथानक है पूरे श्लोकों का कथानक सार रूप में हम पढ़ेंगे, जिससे हमें प्रश्न बनाने में जो है प्रश्न हमारा आसानी से तैयार हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि मेघदूत को कितने भागों में बांटा गया। मेघदूत को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में। पहले भाग का क्या नाम है? पूर्व मेघ। पहले भाग का नाम है पूर्व मेघ और दूसरे भाग का नाम है उत्तर मेघ। ठीक है, तो कल की क्लास में हम जो है पूर्व मेघ के बारे में पढ़ चुके थे। पूर्व मेघ को के कथानक के बारे में पढ़ चुके थे। सबसे यदि हम पूर्व मेघ की बात करें तो पूर्व मेघ में यदि पूछेगा कि सबसे पहला जो देश आया था, प्रदेश आया था, वह कौन सा था? तो वह माल प्रदेश था। कौन सा था? माल प्रदेश था, जहाँ पे मेघ को पानी बरसना था, वहाँ की भूमि को आर्द्र करना था, गीला करना था। ठीक है, यदि दूसरा बात करें कौन सी नदी आई थी, तो रेवा नदी आई थी। यदि नदी की बात करें पहली नदी कौन सी थी, तो रेवा नदी थी, और रेवा नदी को ही नर्मदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह किसके तलहटी प्राप्त है? तो यह जो है विंध्याचल की जो तलहटी वहाँ पे यह जो बहती है रेवा नदी। ठीक है, और यदि हम जो है पर्वत की बात करें तो आम्रकूट पर्वत, आम्रकूट पर्वत है। आम्रकूट पर्वत जो है उस पर जो है पहली जो है पर्वत है वह आम्रकूट पर्वत, और जहाँ पे वह क्या करता है? विश्राम करता है। ठीक है, तो पहला प्रदेश प्रदेश माल प्रदेश, दूसरी पहली नदी रेवा नदी, दूसरा पर्वत पहला पर्वत आम्रकूट पर्वत। यदि देश की बात करें कौन सा देश पहुंचा पहले, तो दसार देश। कौन सा है? दसार देश जो है वो सबसे पहले पहुंचता है, दसार देश। ठीक है, तो यह हमारा हो गया पूर्व मेघ का जो है थोड़ा सा परिचय। आगे हम आज पढ़ेंगे उत्तर मेघ। तो सबसे पहले पूर्व मेघ में जो है यक्ष ने क्या किया? यक्ष ने मेघ को मार्ग बताया, तुम्हें कैसे कैसे जाना है। तुम्हें सबसे पहले उत्तर की ओर, यहाँ से रामगिरी पर्वत से तुम्हें उत्तर की ओर प्रस्थान करना, उड़ना, और उसके बाद तुम अलकापुर पहुंचना। तो अलकापुर जब तुम जाओगे तो वहाँ क्या मिलेगा? तो अलका के बारे में बता रहा है कि अलकापुरी में जाओगे तो कैसे पहचानोगे कि यह अलकापुरी है। ठीक है, तो अलकापुरी की पूरी विशेषताएं जो है यक्ष जो है मेघ को बताता है कि अलकापुरी की जो है महल कैसे है, अलकापुर की जो स्त्रियां क्या पहनती है, वहाँ पे ऋतुएं कैसी रहती हैं, और जो है हमारे जो यदि जाओगे तो हमारा जो मकान है वह किस दिशा में है, और मकान के दरवाजे पर कौन सा चित्र बना हुआ है, और आंगन में जो है कौन सा जो है तालाब है, कौन सा पर्वत है, और जो है तुम कैसे पहचानो कि यक्षी यही हमारी पत्नी यक्षी है। ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषता जो है यक्ष जो है मेघ को बताएगा आज के क्लास में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। यहाँ पे स्टार्ट होता है उत्तर मेघ। उत्तर मेघ जो है दूसरा भाग है मेघदूत का। तो उत्तर मेघ के प्रथम श्लोक में जो है अलकापुरी की तुलना मेघ के साथ की जाती है। यानी कि यक्ष कहता है कि तुम्हारे पास जो जो चीजें हैं वह वहाँ के अलकापुर की स्त्रियों, यानी कि वहाँ के सभी, यानी मकान, स्त्रियां सभी के पास हैं। तो वह तुलना करता है। पहले श्लोक में जो है यक्ष जो है तुलना बताता है कि जो तुम्हारे पास है वह अलकापुर में भी वह चीज विद्यमान है। वह कहता है कि यदि तुम्हारे पास मेघ की बिजली है, यदि हे मेघ यदि तुम्हारे पास बिजली है, तो वहाँ की जो अलकापुर की स्त्रियां हैं उनके पास क्या है? इंद्रधनुष है। क्या है? अलकापुर की जो है मेघ की बिजली की तुलना अलकापुर की स्त्रियों से की। ठीक है, वह बोला यक्ष कहा, हे मेघ यदि तुम्हारे पास बिजली है तो अलकापुर में क्या है? सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। ठीक है, यही एक तुलना किया। दूसरा कहा कि यदि तुम्हारे पास इंद्रधनुष है, यदि तुम्हारे पास इंद्रधनुष है तो वहाँ की जो है सुंदर चित्रों से किया, यानी कि अलकापुर में बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए, तो चित्रों से जो है इंद्रधनुष की तुलना की गई। तीसरा कहता है कि हे मेघ यदि तुम्हारे पास गर्जना है तो अलकापुर में जो है मृदंग बजते हैं। क्या बजते हैं? मृदंग बजाए जाते हैं, बाजे बजाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा बोला कि हे मेघ यदि तुम्हारे पास जल है तो वहाँ की मणि जो है, जो मड़ियाँ वह कैसे हैं? मणि जटिल फर्शों में तथा मेघ की ऊंचाई की। तो वो बोला कि वहाँ की जो मड़ियाँ हैं मानो मड़ियाँ जो है जल के समान प्रतीत होती हैं। ठीक है, और तीसरा बोला, और अगला जो तुलना किया कि हे मेघ यदि तुम बहुत ऊंचे हो, बहुत ऊंचे रहते हो, आसमान में रहते हो, आकाश में भ्रमण करते हो, तो वहाँ पे क्या है? अलकापुरी में गगन चुम्बी शिखरे हैं, यानी कि इतने ऊंचे ऊंचे महल है जो गगनों को मानो जो है चुंबन कर रहे हैं, उसको जो है चूम रहे हैं, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो है यक्ष जो है इतने प्रकार से पहले श्लोक में ही तुलना कर दी अलकापुरी से और जो है मेघ का। तो पहले क्या बताया? पहले यदि बताया कि मेघ
मेघ के बिजली के समान अलकापुर में क्या है, तो वहाँ की स्त्रियां हैं, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है, यदि मेघ के पास बिजली है तो अलकापुर में क्या है, तो सुंदर सुंदर जो है चित्र है। यदि जो है यदि मेघ के पास गर्जन है तो अलकापुरी में क्या है, तो अलकापुरी में मृदंग बजाए जाते हैं, ठीक है। यदि मेघ के पास जल है तो अलकापुरी में क्या है, तो वहाँ पे मणि जड़ित फर्शों में फर्श है, मणि से जड़ित क्या है, फर्श है। मेघ ऊंचाई पर रहता है तो वहाँ क्या है, वहाँ गगनचुंबी शिखरें हैं, ठीक है। ये हमारा जो पहले श्लोक का से ही तुलना कर दी गई है अलकापुर और मेघ से, ठीक है। आगे बताता है कि वहाँ पे ऋतु जो है सर्वदा 6 ऋतुएं वर्तमान है, यानी कि हमारे यहाँ जैसे कि आज जो वर्तमान में ऋतु जो है अलग अलग आते हैं, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात। तो वह कहता है, यक्ष कहता है कि अलकापुरी में ऐसा नहीं है। अलकापुरी में जो ऋतुएं हैं वह सदा एक जैसी बनी, 6 ऋतुएं हर मतलब हमेशा 6 ऋतुएं वहाँ पे बनी रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो है ऋतुएं कैसी है, तो 6 ऋतुएं हमेशा रहती हैं। अगला कहता है कि अलका की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में कमल लिए रहती हैं, ठीक है। और बालों में क्या लगाई रहती है, तो कुंद पुष्प लगाई रहती है। मुख पर क्या लगाई रहती है, तो लोघ्र पुष्प का रज लगाई रहती है, ठीक है। और वे जूड़ों में क्या लगाई रहती है, तो कुर्बक का फूल लगाई रहती है। कानों में क्या लगाई रहती है, तो शिरीष की का पुष्प लगाई रहती है। मांग में क्या लगाती है, तो कदम पुष्प। तो इससे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बताते हैं दोस्तों, इसको ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कहता है कि अलकापुर की स्त्रियों के हाथों में कौन सा फूल होता है, प्रश्न बनेगा तो आंसर जाएगा कमल के फूल रहते हैं, ठीक है। अलकापुर के स्त्रियों के क्रीड़ा करने के लिए हाथों में कौन सा फूल होता है, तो आंसर हो जाएगा कमल के फूल रहते हैं। अलकापुर की स्त्रियों के बालों में कौन सा फूल लगाती हैं, अलकापुर की स्त्रियां अपने बालों में कौन सा फूल लगाती हैं, तो यह जाएगा कुंद के पुष्प लगाती हैं, ठीक है। अगला जो है प्रश्न बनेगा कि अलकापुर की स्त्रियां मुख में क्या कौन सा फूल लगाती हैं, लोघ्र पुष्प का रज लगाती हैं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुर्बक का पुष्प जो है अलकापुर की स्त्रियां कहाँ लगाती हैं, क्वेश्चन उलट का भी पूछ सकता है, पलट का भी पूछ सकता है। तो कुर्बक के पुष्प जो है अलकापुर की स्त्रियां कहाँ लगाती है, तो आंसर जाएगा कि अपने जूड़ों में लगाती हैं, ठीक है। अगला है शिरीष के पुष्प जो है अलकापुर की स्त्रियां कहाँ लगाती है, तो आंसर जाएगा कि अपने कानों में लगाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से होगा, या तो प्रश्न बनेगा कानों में अलकापुर की स्त्रियां अपने कानों में कौन सा फूल लगाती है, तो आंसर हो जाएगा शिरीष के पुष्प लगाती हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा मांग में कौन सा फूल लगाती है, यानी अपने मांगों में कौन सा फूल लगाती है, तो आंसर हो जाएगा कि कदम का पुष्प लगाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों, कि एक एक लाइन से प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे है अलका में नृत्य फूल खिले रहते हैं, पूछेगा कहाँ कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे नित्य फूल पुष्प खिले होते हैं, तो आंसर हो जाएगा कि अलकापुरी में, ठीक है। और जो है रात्रियां सदा चांदनी युक्त रहती है, पूछेगा कहाँ का कौन ऐसा प्रदेश है जहाँ रात्रियां हमेशा चांदनी से युक्त रहती है, यानी कि हमेशा वहाँ जो बारह महीना जो है चांदनी ही रहती है, तो हो जाएगा अलकापुरी, ठीक है। अलका में यक्ष सदा ही युवावस्था को प्राप्त होते हैं, वहाँ अन्य अवस्थाएं नहीं होती हैं। एक श्लोक में कहा गया कि अलकापुर के जो युवाएं हैं, युवा है वह कैसे रहते हैं, तो उनकी वह जो हमेशा युवावस्था में रहते हैं, उनमें कभी भी वृद्धावस्था नहीं आती है। तो कहाँ के पुरुष हमेशा युवा अवस्था में रहते हैं, तो आंसर जाएगा अलकापुर के जो पुरुष हमेशा युवा अवस्था में रहते हैं, ठीक है। अगला है कुबेर को रावण का भाई माना जाता है, इन्हें पुष्पक विमान रावण के पास था, ठीक है। ये तो है कि सभी को पता है कुबेर को जो है रावण का ही भाई माना जाता है। और जो है जो पुष्पक विमान था वह किसका है, तो रावण के पास ही था। रावण जो है कुबेर से ले लेता है जबरदस्ती, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को इसकी कथा पता है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारा हो जाएगा कि एक है कल्प वृक्ष, अलकापुरी में और बताता है यक्ष कि जब तुम जाओगे कि एक कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष क्या करता है, तो कल्प वृक्ष जो है रति फल नामक मध प्राप्त करता है, यानी कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो अनेक प्रकार की जो है सुविधाओं को प्राप्त करता है वहाँ की स्त्रियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा होगा कि यहाँ पे है कि कल्प वृक्ष से रति फल नामक मध प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा रति जो फल है वह किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा कल्प वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है। जिसका सेवन जो है रति फल का सेवन कौन करती हैं, तो वहाँ के यक्षगण लोग करते हैं, सेवक जिनका सेवन यक्षगण वहाँ के करते हैं। और जो है मृग आदि के ध्वनि के साथ वो क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रति फल को लोग ग्रहण करते हैं जो कल्प वृक्ष से प्राप्त होता है, और करने के बाद जो वो अपनी जो है पत्नियों के साथ क्या करते हैं, नृत्य इत्यादि करते हैं, ठीक है। अगला है आकाश गंगा मंदाकिनी के जल से शीतल तथा किनारों पर मंदार के वृक्षों से प्राप्त छाया में यक्ष कन्याएं स्वर्णिम
बालुका में मणि छिपाने का खेल करती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि मंदाकिनी नदी जो है कहाँ पे बहती है? तो मंदाकिनी नदी जो अलकापुर के जो है किनारे से होकर बहती है। वहाँ की जो है हवाएं ठंडी कैसे होती हैं? तो मंदाकिनी नदी के शीतल हवाएं बहने से वहाँ जो है ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं। आगे है मंदार के वृक्ष में कहाँ की कन्याएं खेलती है? तो ऐसा हो जाएगा कि अलकापुर की कन्याएं जो है मंदार के वृक्ष के छायों में खेली हुई हैं। ठीक है। और कहाँ की कन्याएं जो है जो है शीतल हवा में पली हुई हैं। तो अंत हो जाएगा कि अलकापुर की जो है कन्याएं जो है मंदाकिनी नदी के जल से के शीतल वायु में जो है बढ़ी हुई है। ठीक है। आगे हो जाएगा जो है कहाँ की कन्याएं जो है स्वर्णिम बालुका में मणि छिपाने का खेल खेलती हैं। ठीक है। तो वह भी आंसर जाएगा अलकापुर की कन्याएं जो है स्वर्णिम बालू यानी कि सोने की बालू में मणि को छिपाने का खेल खेलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है इस श्लोक से बनता है। प्रश्न घुमा कर पूछ सकता है कि जो है अलकापुर की स्त्रियां जो है कौन सा जो है गंगा नदी किनारे कौन सा खेल खेलती हैं? तो हो जाएगा कि मड़ियों को छिपाने का खेल खेलती हैं। ठीक है। आगे है चंद्रमा की किरणों से पिघलाई गई झालरों में टपकती चंद्रकांत मणि स्त्रियों के सूरत जन थकान को दूर करती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा इस श्लोक से कि जो है जो है चंद्रमा की किरणें से कौन सी जो है मणि जो है पिघलने लगती है? तो हो जाएगा चंद्रकांत मणि। ठीक है। चंद्रकांत मणि किसके थकान को दूर करती हैं? तो अलकापुर की स्त्रियों के सूरज जन कार्य करने के बाद उनके थकान को दूर कर देती हैं। ठीक है। क्या करती है? दूर कर। ये चंद्रकांत मणि ऐसी है जब वह जो है सूरत कार्य जब कर लेती है और थक जाती हैं तो उनके जो है जब सूर्य की किरण चंद्र की किरण उस पर पड़ती है चंद्रकांत मणि पे तो उससे जो है जल टपकता है और उसके टपकने से जो उनकी थकान होती है वहाँ की स्त्रियों का वह दूर हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आगे है कि अलका के उद्यान में कौन सा जो है बाह उद्यान का नाम क्या है? ये पूछेगा अलका के बाह उद्यान का क्या नाम है? तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कई बार पूछा हुआ है। तो आंसर जाएगा बभ्राज नामक उद्यान है। क्या नाम है? बभ्राज नामक उद्यान है। अगला है कामदेव भगवान शंकर के डर से अपने भौरों की डोरी वाले धनुष का प्रयोग नहीं करते, स्त्रियों के चितवन से ही काम चलाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि जो है कामदेव जो है अपनी भौरों रूपी डोरी को क्यों कहाँ नहीं चलाता है? तो अलकापुर की स्त्रियों के अलकापुरी में। ठीक है। किसके डर से नहीं चलाता है? तो भगवान जो है शंकर के डर से नहीं चलाता है। भगवान शंकर ने किसको भस्म किया था? तो कामदेव को भस्म किया था। ठीक है। और जो है वहाँ अलकापुर की स्त्रियां जो है किस प्रकार से जो है क्या करती हैं? किस प्रकार से जो है काम क्रीड़ा यानी कि जो है उनके अंदर प्रेम रूपी उत्पत्ति कैसे होती है? तो वहाँ के चितवन स्त्रियों के चितवन से काम जो है चलाता है यानी कि उनके चितवन से ही जो है कामदेव अपने कार्यों को कर लेता है। ठीक है। कौन करता है? कामदेव जो है स्त्रियों के चितवन से ही अपने कार्यों को कर लेता है। वहाँ पे जो है किसी प्रकार का जो है भौरा रूपी जो जो काम रूपी जो धनुष होता है उसको नहीं चलाता है। कौन? कामदेव। ठीक है। किसके डर से? तो भगवान शंकर के डर से। ठीक है। अगला है अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री एकमात्र कल्पवृक्ष प्राप्त होता है। तो वहाँ पे एक कल्पवृक्ष है। यक्ष कहता है जब तुम अलकापुरी जाओगे तुमको एक कल्पवृक्ष दिखाया जाएगा। क्या देगा? कल्पवृक्ष। यह एकमात्र ऐसा कल्पवृक्ष है जो वहाँ की स्त्रियों के सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। क्या करता है? सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। उन्हें जो भी चाहता है यानी साड़ी चाहता है यानी कान में का चाहता है जो भी चाहता है गले में का हार चाहता है जो भी चाहता है वह कल्पवृक्ष अकेले ही उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ठीक है। तो यहाँ पे है कि अलकापुर में अलंकरण की समस्त सामग्री कौन प्राप्त कराता है? तो एकमात्र कल्पवृक्ष है। ठीक है। अगला है यक्ष का घर कुबेर के किस दिशा में है? यह पूछेगा। तो आंसर जाएगा उत्तर दिशा में। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों जो है यक्ष जो है मेघ को उत्तर दिशा में ही भेजता है और कहता है कि कुबेर के घर के उत्तर दिशा में मेरा घर है। तो उत्तर दिशा को ध्यान रखिएगा। मेघदूत में उत्तर दिशा का 2 बार प्रयोग किया गया है। एक है कि यक्ष यक्ष कहता है मेघ से तुम उत्तर दिशा की ओर जाना और तब तुम्हें अलकापुरी मिलेगी और दूसरा कहा कि कुबेर के जो है घर के उत्तर दिशा में ही मेरा घर है। ठीक है। तो पूछेगा प्रश्न कुबेर के उत्तर दिशा में किसका घर है?
तो यक्ष का घर है। यक्ष का घर कुबेर के घर के किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में। यह आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, यक्ष के घर में इंद्रधनुष के सदृश रंग बिरंगे फाटक लगे हुए। तो वह यक्ष कहता है, जब तुम दूर से ही देखोगे, दूर से ही जब तुम जाओगे यानी कुबेर के घर के पास जाओगे, तो वो दूर से ही तुम्हें क्या दिखाई देगा? इन धनुष के सदृश रंग बिरंगे बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? फाटक दिखाई देगा। तो पूछेगा यक्ष के घर का फाटक कैसा है? तो इंद्रधनुष के समान है। कैसा है? रंग बिरंगा है। और कैसा है? बहुत बड़ा है। ठीक है। तो यक्ष के घर में इंद्रधनुष के सदृश रंग बिरंगे फाटक लगा हुआ है। तो ये प्रश्न बनेगा कि इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे फाटक किसके द्वार पे लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? तो ये हो जाएगा कि यक्ष के घर के द्वार पे लगा हुआ है। ठीक है। तो यह प्रश्न बनेगा। आगे है, यक्ष के घर के समीप उसकी सपत्नी द्वारा दंतक पुत्र की तरह एक जो है पाला गया पुष्प गुच्छ से युक्त मंदार वृक्ष है। तो ये दूसरा प्रश्न बनेगा कि यक्ष के दरवाजे पर यानी कि घर के समीप किसका वृक्ष लगा हुआ है? ठीक है। तो आंसर जाएगा मंदार वृक्ष लगा हुआ है। दूसरा बनेगा, यह मंदार वृक्ष किसके द्वारा लगाया गया है? तो आंसर जाएगा कि उसकी पत्नी के द्वारा लगाया गया है। किसके? उसकी पत्नी के द्वारा लगाया गया है। ठीक है। उसकी पत्नी इस मंदार वृक्ष को किसके समान मानती है? तो आंसर हो जाएगा कि दत्तक पुत्र के समान मानती है। दत्तक पुत्र के समान जो है इसको मानती है। किसको? मंदार वृक्ष को। ठीक है। तीन प्रश्न बने। एक कि घर के समीप किसका वृक्ष लगा हुआ है? तो मंदार वृक्ष का। दूसरा बना कि मंदार वृक्ष वृक्ष जो है किसने लगाया था? तो उसकी पत्नी ने लगाया है। और जो है दत्तक पुत्र के समान किसको वह मानती है? यक्षिणी जो है दत्तक पुत्र के समान किसको मानती है? तो आंसर जाएगा मंदार वृक्ष को मानती है। ठीक है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न हमारे बने। आगे हो जाएगा, एक प्रश्न हमारा ये बनेगा कि रावण के तलवार का क्या नाम है? तो आंसर जाएगा चंद्रहास है। वो यही तलवार है जहाँ अलकापुरी की योद्धा जो है उसी को उसके हंस चंद्रहास तलवार के चोट से लगी घाव को क्या करते हैं? अपना आभूषण समझते हैं। बहुत जो है गर्वान्वित होते हैं कि यह मेरा आभूषण है। उनका चंद्रहास के तलवार से लगे हुए घाव को ही क्या मानते हैं? अपना आभूषण मानते हैं। कौन? वहाँ के योद्धागण। कहाँ के? अलकापुरी के। ठीक है। तो यहाँ पे एक है कि रावण की तलवार का नाम क्या है? तो आंसर जाएगा चंद्रहास नाम है। अगला प्रश्न है, यक्ष के घर में मरकतमणि की शिलाओं से निर्मित सीढ़ी वाली बावली है। पूछेगा कि जो यक्ष का जो बावली है वो किसके उसमें कौन सी मणि लगी हुई है? ठीक है। आंसर जाएगा उसमें मणि लगी हुई है जो है मरकत मणि लगी हुई। कौन सा? मरकत मणि। तो यक्ष के घर में मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित सीढ़ी वाली बावली है। ठीक है। तो सीढ़ी जो है मरकत मणि जो है वहाँ पे जो बावली है यक्ष के घर के पास जो बावली है उसमें उसकी सीढ़ियाँ में कौन सी मणि लगी हुई है? तो मरकत मणि मणि लगी हुई है। ठीक है। तो मरकत मणि को ध्यान रखिएगा, बावली में मरकत मणि लगी हुई है। अगला है कि यहाँ के हंस वर्षा काल में ही मानसरोवर नहीं जाते हैं। तो वहाँ जो बावली है, वो जो बावली यक्ष की है इतने साफ सुथरा है, उसमें मरकत मणि लगी हुई है। तो वहाँ के जो हंस है वह उसी बावली में ही पूरा बरसात भर उसी बावली में ही रहते हैं। वो लोग मानसरोवर नहीं जाते क्योंकि वहाँ का जल जो है बहुत साफ सुथरा है। ठीक है। तो कहाँ जो है कौन से हंस जो है मानसरोवर नहीं जाते हैं? तो जो है यक्ष के बावली के जो है हंस जो है मानसरोवर नहीं जाते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे है, उस बावली के किनारे पर नील मणि नामक मड़ियों के बने शिखर वाला क्रीड़ा शैल है। तो पूछेगा कि क्रीड़ा शैल है, इस पर सुंदर केल की बाढ़ है जो है बावली लगी हुई है। तो प्रश्न है कि बावली के ही पास जो है यक्ष का क्रीड़ाशैल किस मणि से बनी हुई है? ठीक है। बावली के पास यक्ष का जो क्रीड़ाशैल है, क्रीड़ा से घूमने वाला जो क्रीड़ाशैल है, पर्वत है, वह किस मणि से बनी हुई है? तो आंसर जाएगा वह बनी है नीलम नामक मणि से। कौन सी मणि से? नीलम नामक मणि से। दूसरा प्रश्न है कि क्रीड़ाशैल के चारों ओर जो बाड़ बनी हुई है, जो बाउंड्री बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है? तो आंसर जाएगा सुंदर केले से बनी। वह सुंदर केला किससे है? तो सोने के केले हैं। यानी कि सोने के केले से वह जो है बावड़ी बनी हुई है, वह चारों तरफ क्रीड़ाशैल के। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न का ध्यान रखिएगा कि उस बावड़ी के किनारे पर नीलम
नामक मणि से क्रीड़ा शैल बना हुआ है और इस पर सुंदर केले की बाड़ यानी सुंदर केले की बाड़। और केला कैसा है तो सोने का केला बना हुआ है, तो सोने के केले से बना हुआ क्या है, बाड़ है, बावड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रश्न बने हैं, ध्यान रखिएगा। पहला ये कि बावड़ी में कौन सा मणि लगा हुआ है, तो मरकत मणि लगी हुई है। दूसरा होगा क्रीड़ा शैल किस मणि से बनी हुई है, तो नीलम नामक मणि से बनी हुई है। और जो है क्रीड़ा शैल के चारों ओर जो बाड़ बनी हुई है किससे बनी हुई है, तो स्वर्ण केले से बनी हुई है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। आगे है क्रीड़ा शैल पर ही रक्त अशोक और मौसली नामक दो दो वृक्ष है। तो यहाँ पे है कि क्रीड़ा शैल पर कौन से दो वृक्ष विराजमान है, तो एक है अशोक का वृक्ष और एक है मौलसिरी का वृक्ष, जिसको बकुल भी कहते हैं। तो ये पूछेगा क्रीड़ा शैल पर कौन सा दो वृक्ष है दोस्तों, तो एक अशोक का लिखिएगा और एक है मौलसिरी का। ठीक है, आगे है क्रीड़ाशैल पर माधवी लता का कुंज है। तो जो है किस पर जो है माधवी लता का कुंज है दोस्तों, तो आंसर जाएगा क्रीड़ाशैल पर जो है माधवी लता का कुंज है। आगे है कि अशोक का जो वृक्ष है यक्षी के किस पैर का जो है प्यासा है, किस किस पैर को वह छूना चाहता है, कौन सा जो यक्षी का पैर हमें छुए, तो यहाँ पे आंसर जाएगा बाएं पैर को। ठीक है, अशोक का वृक्ष जो है यक्षी के किस पैर का स्पर्श चाहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बाएं पैर का। बाएं पैर का स्पर्श कौन सा वृक्ष चाहता है, तो आंसर हो जाएगा अशोक का वृक्ष चाहता है। ठीक है, अगला है कि कौन सा वृक्ष जो है यक्षी के मुख की मदिरा का अभिलाषी है, तो आंसर जो आएगा बकुल का वृक्ष, यानी जिसको मौलसिरी का वृक्ष कहते हुआ। मौलसिरी का वृक्ष जो है यक्षी के किस चीज का अभिलाषी है, तो आंसर जाएगा मुख की मदिरा का अभिलाषी है। कौन जो है यह वृक्ष, कौन सा वृक्ष, बकुल के वृक्ष। तो दोनों वृक्षों की खासियत है, यह जो है एक चाहता है कि वो हमें छुए बाएं पैर से, और एक चाहता है कि जो है उसके जो मुख की जो मदिरा है हमारे ऊपर वो क्या करे, गिराए। इस प्रकार की अभिलाषा है दोनों वृक्षों की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे है दोनों वृक्षों के मध्य में मरकत मणि की बेदी बनी हुई। तो दोनों वृक्ष है, यानी कि एक वृक्ष यहाँ पे है, एक वृक्ष यहाँ पे है, तो दोनों वृक्ष के बीच में क्या बनी, एक मरकत मणि की बेदी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक मरकत मणि की बेदी बनी हुई है। तो पूछेगा दोनों वृक्षों के बीच में किसकी बेदी बनी हुई है, तो आंसर जाएगा मरकत मणि की बेदी बनी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा शैल पर ही स्फटिक के पटरे वाले सोने के वास्यष्टि है जहां मोर सायंकाल में बैठता है। तो पूछेगा शैल की जो स्फटिक मणि बनी हुई है, जो स्फटिक बनी हुई है उस पे जो है वायष्टि यानी जो अंडा हुआ किसका बना हुआ, तो वो बना है सोने का बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे दो जो जो मोर है शाम काल में आकर बैठते हैं, तो उन इस जो है दोनों वृक्षों के मध्य में जो मरकत मणि की बेदी बनी हुई है, उस बेदी पर शाम को कौन आकर बैठते हैं, तो आंसर जाएगा मोर आकर बैठते हैं। कौन बैठते हैं, मोर आकर बैठते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मरकत दोनों वृक्षों के बीच में एक मरकत मणि का जो है बेदी बनी हुई है, और उस मरकत मणि के बेदी पर जो है एक वास्यष्टि बनी हुई है, जो जिसको ये अंडा कहते हैं। दो अंडा लगी हुई है, सोने की अंडा है, किसकी है, वह वास्यष्टि किसकी है, सोने की। सोने की दो जो है वास्यष्टि बनी हुई है, और उसी मरकत मणि पर, उसी बेदी पर शाम को जो है मोर क्या करते हैं, बैठने जाते हैं। ठीक है, अगला है यह मयूर यक्षी की तालियों और कंकड़ों द्वारा नचाया गया है। तो यह हो जाएगा कि यह जो मयूर जो शाम को आकर बैठता है, यह जो यक्षी इसको कैसे नचाती है, तो अपने तालियों और जो है कंकड़ों के द्वारा नचा, यानी कंगनों के द्वारा उसको क्या करती है, नचाती है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि यक्षी जो है अपने तालियों और कंकड़ों से किसको नचाती है, तो आंसर जाएगा मयूर को नचाती है। वह यही मयूर है जो शाम को आकर उस मरकत नामक वेदी पर बैठते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा कि यक्ष के दरवाजे के दोनों तरफ किसके चित्र बने हुए हैं, तो दोनों तरफ पूछेगा दोस्तों, तो यह एक तरफ जो है शंख का चित्र बना हुआ, एक जो है पद्म का चित्र बना हुआ है। शंख और पद्म का दो चित्र बने हुए। तो आंसर ध्यान रखिएगा, यक्ष के घर के द्वार पर कौन से चित्र बने हुए हैं, तो शंख और पद्म के। पद्म और शंख के चित्र जो है कहाँ बने हुए यक्ष के घर, तो उसके दरवाजे पर दरवाजे के दोनों तरफ बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न होंगे। आगे है मेघ अलकापुरी में यक्ष के घर में बने क्रीड़ा शैल पर बैठता है। यक्ष कहता है जब तुम अलकापुरी जाना तो हमने एक क्रीड़ा शैल बनवाया है जो है नीलमणि का, और उस नीलमणि का जो है क्योंकि तुम भी काले हो तो जो है वो हमारा क्रीड़ा शैल भी नीला है, तो उस पर तुम आराम से जाकर क्या कर देना, बैठ जाना। ठीक है,
और जब रात हो जाएगी तो जुगनू की तरह, यानी कि धीरे धीरे टार्च, अपनी बिजली रूपी जो टार्च है उसको तुम क्या करना, मेरे घर के अंदर उसको डालना। ठीक है, तो यहाँ पे है कि मेघ जो है अलकापुरी में यक्ष के घर में परेड जो है कहाँ बैठता है, तो आंसर जाएगा क्रीड़ा सेल पर बैठता है। ठीक है, मेघ जो है अलकापुर में यक्ष के घर कहाँ बैठता है, तो आंसर हो जाएगा क्रीड़ा सेल पर बैठता है। ठीक है, और जुगनुओं की पंक्ति की सदृश मंद प्रकाश यक्ष के घर में डालता है। तो ये वह यक्ष कहा था, जब तुम बैठ जाओगे तो अपनी बिजली नामी जो प्रकाश है उसको धीरे धीरे हमारे घर में डालना। ठीक है, अगला है यक्ष यक्षरी को युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति बताता है। यक्ष कहता है कि मेरी जो यक्षरी है वह मानो ब्रह्मा की प्रथम कृति है। तो आंसर जाएगा कि ब्रह्मा की प्रथम कृति यक्ष ने किसे बताया, तो आंसर जाएगा यक्षरी को बताया। ठीक है, यक्ष के घर पर पिंजड़े में मैना पाली गई है। एक बताएगा कि जब तुम जाओगे तो हमारे घर पर तुम्हें एक पिंजड़े में मैना दिखाई देगी। तो प्रश्न होगा यक्ष ने अपने घर में किसको पाला है, तो एक मैने को पाला है। ठीक है, अगला है यक्ष मेघ से कहता है कि यह यक्षरी को देव पूजा करते अथवा यक्ष का चित्र बनाते या मैना से बातें करते हुए देखोगे। यक्ष कहता है जब तुम मेरे घर जाओगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें यह दिखाई देगा मेरी जो पत्नी क्या करती हुई तुम्हें दिखा, तुम कैसे। यक्ष कहता है कि जब तुम मेरे घर जाओगे, हिमे जब तुम मेरे घर जाओगे तो तुम्हें मेरी अचरी कैसे पहचानो कि यही मेरी अचरी है। तो यह जो बताते हैं कि यक्ष कहता है कि मेरी पत्नी यह कार्य करते हुए तुम्हें दिखाई देगी। तो पहला बताया जब तुम जाओगे कि मेरी अचरी क्या करती होगी, देव पूजा करते हुए तुम्हें दिखाई देगी। दूसरा कहता है या तो देव पूजा करते हुए दिखाई देगी, या तो मेरा चित्र बनाते हुए दिखाई देगी, या तो मैना से बातें करते हुए दिखाई देगी कि वह हे मैना क्या तुम्हें वह भी याद आते हैं। तो ऐसा जो है बातें करती हुई मेरी यछड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यक्ष जो है मेघ से कहता है कि जब तुम जाओगे वहां पे, कहाँ पे दोस्तों, जब तुम अलकापुरी में जाओगे तो यछड़ी को, मेरी यछड़ी को देखोगे, पूजा करते हुए देखोगे, या तो मेरा चित्र बनाते हुए देखोगे, या तो मैना से बातें करते हुए देखोगे, या तो और क्या देखोगे, या तो बीड़ा बजाते हुए देखोगे और गीत गाने का प्रयत्न करते हुए देखोगे, और जो है या तो फिर क्या देखोगे, या तो देहली के पुष्पों को भूमि पर रखकर विरह के दिनों की गणना करते हुए देखोगे। तो यह सब बताता है कि तुम ऐसे 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 मेरी पत्नी यक्षिणी को देखोगे। तो पूछेगा यहाँ पे प्रश्न जो है, देव पूजा करते हुए यक्षिणी को कौन देखेगा, तो आंसर जाएगा यक्ष देखेगा। ठीक है, अगला होगा यक्षिणी जो है किसका चित्र बनाती हुई दिखाई देगी, तो अपने स्वामी यक्ष का चित्र बनाते हुए दिखाई देगी। अगला है मैना से बातें करते हुए कौन दिखाई देगी, तो यक्षिणी दिखाई देगी। ठीक है, जो है बीड़ा बजाते हुए कौन दिखाई देगी, तो यक्षिणी भी दिखाई देगी। और जो है देहली पर पुष्पों को भूमि पर रखकर विरह के दिनों की गणना करते हुए कौन दिखाई देगी, तो यक्षिणी दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न हमारे बनेंगे दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हमारा थोड़ा सा और है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है दोस्तों, यक्षिणी विरह के दिनों में भूमि पर सोती है। तो वह कहता है जब तुम जाओगे तो मेरी यक्षिणी तुम्हें कहाँ सोई हुई दिखाई देगी, तो भूमि पर सोई हुई दिखाई देगी, क्योंकि मेरे विरह में वह जो है भूमि जमीन पर ही, पृथ्वी पर ही क्या करेगी, सोती हुई तुम्हें दिखाई देगी। तो भूमि पर सोती हुई कौन दिखाई देगी, तो आंसर हो जाएगा यक्षिणी दिखाई देगी। यक्ष मेघ से खिड़की पर बैठकर यक्षिणी को देखने के लिए कहता है। वो यक्ष कहता है तुम जब मेरी यक्षिणी सो रही होगी तो तुम उसके पास जाकर मत बैठ जाना, तुम जाना वहाँ पे जो झरोखे बने हुए वहाँ पे बैठ जाना, और वहाँ बैठ कर जो है उसको देखना जब तक कि वो सोकर उठ न जाए। जब सोकर उठ जाएगी तभी तुम जो अपनी बातों को, मेरे संदेश को तुम उसको बताना। ठीक है, तो वह जाकर जो है यहाँ पे हो जाएगा कि यक्ष मेघ से खिड़की पर बैठने के लिए यक्षिणी को देखने कहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यक्ष जो है मेघ को कहाँ बैठने के लिए कहता है, अपने घर के अंदर, तो आंसर हो जाएगा कि खिड़की पर बैठने के लिए कहता है। ठीक है, अगला है मेघ के घर पर यक्षिणी की बाई आग फड़कती है। ठीक है, तो मेघ के घर पर यक्षिणी की कौन सी आग फड़कती है, तो बाई आग फड़कती है। मेघ अपने जल बिंदुओं से शीतल बने वायु से यक्षिणी को जगाता है। यक्ष जो कहता है जब तुम वहां पे बैठ जाना तो अपने शीतल वायु जो है उसके मुख पर डालना, और जिससे वह क्या होगी, जग जाएगी। ठीक है, तो मेघ जो है अपने शीतल वायु से मेघ किसको जगाता है, तो आंसर हो जाएगा यक्षिणी को जगाता है। मेघ जो है शीतल वायु से किसको जगाता है, आंसर हो जाएगा दोस्तों यक्षिणी को जगाता है। यक्ष के शाप का अंत कब हो जाएगा,
तो जो है हरिबोधिनी, जिसको क्या कहते हैं, देवो उत्थान एकादशी के दिन हो जाएगा। तो प्रश्न बनेगा यक्ष के शाप का अंत किस दिन होगा? तो आंसर जाएगा देवो उत्थान एकादशी भी ऑप्शन में हो सकता है, और जो है हरिबोधिनी। तो दोनों ध्यान रखें, हरिबोधिनी और देवो उत्थान एकादशी को जो है यक्ष के श्राप का अंत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे उसी दिन भगवान विष्णु अपनी शेष शैया से जगते हैं। ये तो सभी को पता है। जो है देवोत्थान के दिन जो है विष्णु भगवान अपने 6 महीने सोकर जो है उठते हैं। ठीक है, यक्ष मेघ को पहचान चिन्ह के रूप में यक्षिणी के साथ घटित एक घटना को बताता है। यक्ष कहता है जब तुम जाओगे तो तुम मेरे ही मित्र हो, या कैसे तुम्हें जो है यक्षिणी पहचानेगी? तो तुम जो है मैं एक पहचान बता रहा हूँ, तुम जाकर उसको बता देना। ठीक है, तो वह पहचान बताता है, तो पहचान, ठीक है, तो पहचान को बताकर वह जो है पहचान जाएगी तुम मेरे ही द्वारा भेजे गए मेरा मित्र हो। अंतिम श्लोक में यक्ष मेघ के लिए यह कामना करता है कि उसकी पत्नी बिजली के साथ कभी वियोग न हो। अंतिम श्लोक में यक्ष यह कहता है जब तुम मेरा संदेश पहुंचा दोगे, सकुशल वापस आकर मुझे बताओगे, तो मैं यह इच्छा करता हूँ, मैं यह कामना करता हूँ कि जिस प्रकार मेरा वियोग हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा जो है बिजली के साथ कभी भी क्या हो, वियोग न हो। इस प्रकार का अंतिम श्लोक में यक्ष कहता है, और श्लोक यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है क्या हो गए, कुल जो है उत्तर मेघ का समान परिचय हमने यहाँ पे बता दिया। कथानक, जो कथानक है मुख्य रूप से जो कथानक है, यदि आप कथानक को एक बार पढ़ लेते हैं तो इसके जो है आपको प्रश्न जो है आसान हो जाता है। ठीक है, अगला है मेघदूत में जो है 50 से अधिक जो है टीकाएं लिखी जा चुकी है दोस्तों, ये हमने पूर्व मेघ में पढ़ा था। ठीक है, तो यह रह गया हमारा आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे की कक्षा जो है हम मेघदूत के प्रमुख सूक्तियों को लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो मेघदूत की जो है सूक्तियां है हमारा पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो हमारे जो है कुल जो है सूक्तियां जो है हमारा जो है पूर्व मेघ में जो है 9 सूक्तियां हैं, और उत्तर मेघ में हमारा 5 सूक्तियां हैं। तो इसको जो हम कल की कक्षा में लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।